नमस्कार। बटोगे तो कटोगे का नारा जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से विलीन भी हो गया। नरेंद्र मोदी ने योगी के नारे को दोहराने से साफ इनकार कर दिया और अपना एक नया नारा लेकर आ गए कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। दूसरी तरफ संविधान का मुद्दा भी फुस पड़ गया। उल्टा राहुल गांधी ने ही बीजेपी को फंसा लिया और उधर महाराष्ट्र में भी बीजेपी की हालत बहुत खराब है। महाराष्ट्र में बीजेपी फंसी हुई है। अजीत पवार की एनसीपी ने अमित शाह, मोदी और योगी से दूरी बना ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये जो दूरियां हैं ये साफ दिखने भी लगी है। ये जो खाई है ये बिल्कुल साफ दिखने लगी है। हालत ये हो गई है कि एनडीए के साथी दल अपने ही लोगों के वोट काटने पर उतारू हो गए हैं। तो आखिर अब क्या होने वाला है, महाराष्ट्र में क्या होगा, संविधान के मुद्दे का क्या असर होगा, बीजेपी इतनी सफाई क्यों दे रही है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज प्रोफेसर रविकांत जी हैं। रविकांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। रविकांत सर, मोदी जी योगी के नारे को अडॉप्ट क्यों नहीं करना चाहते हैं? ये बटोगे तो कटोगे से क्या दिक्कत है? बात तो मोदी भी वही कह रहे हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मोदी जी योगी से काफी इनसिक्योर मालूम पड़ते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि लखनऊ बनाम दिल्ली चल ही रहा है और योगी जी के नारे को एंडोर्स करने का मतलब आरएसएस ने किया भी। दत्तात्रेय होसबोले ने योगी आदित्यनाथ के नारे का समर्थन किया था, तो नरेंद्र मोदी कैसे समर्थन कर सकते हैं? अगर वो समर्थन करते तो इसका मतलब है कि योगी जी हिंदुत्व का वो फायर ब्रांड चेहरा साबित होते। तो ये नरेंद्र मोदी जी नहीं चाह सकते और उनसे ज्यादा अमित शाह तो कतई नहीं चाहते। इसीलिए इस नारे को न तो अमित शाह ने कहीं दोहराया और मोदी जी ने, चूंकि वो नारा महाराष्ट्र में कई जगह योगी जी ने लगाया, कुछ जगहों पर लिखा भी गया, स्लोगन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था वो, तो मोदी जी ने उसकी टोन चेंज कर दी। बात वही है, भारतीय जनता पार्टी बिना विभाजन के, वो भी सांप्रदायिक विभाजन के, वो भी एक तरह से हिंसक विभाजन के बिना कभी राजनीति कर नहीं सकती। उसको आता ही नहीं है, उसके डीएनए में ही नहीं है। तो मोदी जी एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और उसे क्या किया, आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक पोस्टर जारी किया, 5 लोग जिसमें थे अमित शाह, मोदी जी, अजीत डोभाल, माधवी बुच, ये और अडानी साहब, ये एक है तो सेफ है। तो ये नारा मोदी जी का भी उल्टा पड़ गया और योगी जी का नारा तो महाराष्ट्र में उनके अपने सहयोगियों ने भी किनारे कर लिया। उन्होंने कहा कि ये नहीं चलेगा और जिस ढंग से उन्होंने प्रतिक्रिया दी वो बेहद आश्चर्यजनक था कि उत्तर प्रदेश में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, सीधे अजीत पवार ने कहा। तो ये दोनों ही नारे, चाहे योगी जी का हो या मोदी जी का हो, एक को अपनों ने किनारे लगाया तो मोदी जी के नारे को राहुल गांधी ने ठिकाने लगा दिया। बीजेपी के पास अब नारों के मामले में भी कुछ नहीं है। ये वो पार्टी है, सोचिए 14 में जब आए थे तो अच्छे दिन लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बड़े सुंदर सुंदर नारे लगे थे। और अब कहां नारे हो रहे हैं? अब डर, धर्म खतरे में है और जब से मोदी जी आए हैं तब से सबसे ज्यादा धर्म खतरे में। मैं अभी एक कोई टिप्पणी देख रहा था कि इस देश में 6-7 बड़े धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म हमेशा खतरे में रहता है। बाकी धर्मों को Z+ श्रेणी मिली हुई है, सुरक्षा मिली हुई। हिंदू धर्म चूंकि सत्ता में मोदी जी है, योगी जी है, इसलिए वो खतरे में है। तो ये केवल डर पैदा करना, मुझे लगता है इससे तो हिंदुओं को आप कुंठित कर रहे हैं, हिंदुओं को आप डरा रहे हैं। छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, 4 दिनों के बाद होश आया सरकार को। उसके पहले तो होश में नहीं आई सरकार, अकड़ में रही। वो हिंदू नहीं थे, वो हिंदू खतरे में नहीं दिख रहे थे। धार्मिक यात्रा होती तो फूल बरसाते, ऐसे लाठियां चला रहे। धार्मिक यात्रा होती या कांवड़ यात्रा का तो आपने जिक्र किया, या फिर सांप्रदायिक दंगे हो रहे होते तो भी फूल बरसाए जा रहे होते। बहराइच में क्या था, सीधे तौर पर लोगों ने कहा कि 2 घंटे का समय दिया गया था, लेकिन यहां नहीं था समय कि आइए आप बात करिए, हमसे बात करिए अगर कोई दिक्कत है तो। ये बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, साथी हैं, यही देश के कर्णधार हैं।
उनके साथ आप जो जुल्म कर रहे थे ये जुल्म ही था। लड़कियों के साथ क्या हो रहा था, जो मेल पुलिस वाले हैं वो उनके साथ अभद्रता कर रहे थे। ये अधिकार नहीं है, महिला पुलिस ही उनको उठा सकती थी, लेकिन ये सारी चीजें नहीं थी। लाठियां तक भांजने की कोशिश की गई, दौड़ाया गया, बैरिकेटिंग लगाई गई, लेकिन जिस तरह से नौजवान छात्र डटे रहे और आज शाम होते होते भले ही 3-4 दिन लगे, लेकिन योगी बाबा की नींद थोड़ी देर से टूटी जब उनको लगा कि ये उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता के लिए बड़ा खतरा पैदा कर देगा। अभी तो उपचुनाव का सामना करना है और उपचुनाव के बाद मैं आपको प्रज्ञा जी बता दूं कि योगी जी का लगातार गुजरात लॉबी नजर रखे हुए है और इसके बाद उनको मठ भेजने की तैयारी हो रही है। तो योगी जी ने पहले तो कोशिश की कि किसी तरीके से खींचा जाए, लेकिन वो जान रहे थे कि अगर ज्यादा कुछ हुआ तो हो सकता है कि जल्दी ही फैसला हो जाए। अब तो अखिलेश यादव वाली बात कर रहे हैं रविकांत सर। अखिलेश यादव ने भी ये दावा किया है कि दिल्ली वालों ने तय कर लिया कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद उनकी कुर्सी छिन जाएगी। नहीं, हम लोग जो दावा कर रहे हैं, एक्चुअली अखिलेश जी के पास जो खबर गई है वो हम लोगों की तरफ से ही गई है, माने जो पत्रकार है उनकी तरफ से ही खबर गई है अखिलेश जी के पास कि होने क्या जा रहा है। आप जरा क्रोनोलॉजी समझिए, अमित शाह वाली क्रोनोलॉजी बहुत समझाते हैं वो जी। पिछले 3 महीने में जो फैसले हुए हैं, कोर्ट के फैसले भी, चाहे मदरसे को लेकर के हुआ हो, चाहे आपका इधर बुलडोजर पर हुआ हो, वहां से डीजीपी वाला जो योगी जी ने किया वो हो, ये तमाम ऐसे फैसले हैं जो ये बताते हैं कि योगी, और इस मुद्दे पर तो संगठन खिलाफ खड़ा था। केशव प्रसाद मौर्य का बयान, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, यानी योगी जी अकेले पड़ गए थे। तो वो क्या करते? ऑब्वियस है कि अपने बचाव में उन्होंने जो ये कदम उठाया ये बहुत देर से उठाया। इसके नुकसान की भरपाई वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आपने जो कहा कि ये नहीं थे हिंदू, इनके लिए हिंदू वही है जो कांवड़ ढो रहे हो या दंगों में हो और वोट बैंक के समय, बस ये 3 जगह उनको हिंदू नजर आते हैं। इसके अलावा अगर आपने रोजगार मांगा तो लाठियां मिलेंगी, कांवड़ लेकर के चलेंगे तो आप पर गुलाब बरसाए जाएंगे हेलीकॉप्टर से बाकायदा। ये हिंदू बिंदु नहीं है, ये वही जिनका इस्तेमाल करना है। इनके अपने बच्चे कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आते धर्म बचाने के लिए? उनको चलना चाहिए मस्जिद पर। जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके बच्चे कहाँ हैं? वो तो कोई एलएलबी कर रहा है, कोई एलएलएम कर रहा है, कोई एमबीए कर रहा है, कोई धीरे से बाद में आ जाता है पॉलिटिक्स में तो राज्यसभा चला जाता है, कोई अनुराग ठाकुर बन जाता है, कोई अमित शाह का बेटा हो जाता है। ये सब धर्म की रक्षा करेंगे जिनके पास अपना रोजगार नहीं है, एजुकेशन नहीं है। इधर क्या हुआ? शराब के ठेके खुल रहे हैं और शिक्षण संस्थाएं बंद की जा रही हैं। इस फैसले को भी धीरे से डाइल्यूट किया कि नहीं ये खबर सही नहीं है। खबर तो सही थी, लेकिन बाद में आपने यूटर्न ले लिया। तो ये इनकी मानसिकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी को सत्ता चलाना आता ही नहीं है। ये बस सत्ता में रह करके लोगों को कमजोर बनाना और खुद बिल्कुल फासिस्ट तरीके से बैठ जाना, इनको सिर्फ इतना भर आता है। रविकांत सर, आपने यूटर्न का जिक्र किया तो एक चीज मुझे और याद आई कि संविधान का मुद्दा, इन्होंने मतलब भाजपा ने संविधान के नाम पर उत्तर प्रदेश में मुंह की खाई, बहुत बुरा हाल हुआ। उसके बाद में अभी राहुल गांधी को लेकर महाराष्ट्र में ये बोला प्रधानमंत्री जी ने कि जो हाथ में किताब राहुल गांधी के पास जो किताब है संविधान की वो बिल्कुल खाली है। उसके बाद राहुल गांधी ने उल्टा बीजेपी को ही फंसा दिया। ये बीजेपी इतना ज्यादा संविधान के नाम पर इतनी सफाई देने के लिए क्यों चली आती है? देखिए प्रज्ञा जी, लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये 2 राज्य ऐसे थे, और देश के सबसे बड़े 2 राज्य जी, जहां पे संविधान को बचाने की पहल राहुल गांधी की सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था। और वो ब्लेंडर था बीजेपी का। ब्लेंडर क्या था? अब की बार 400 पार। और क्यों 400 चाहिए? क्योंकि संविधान बदलना है।
जी। ये दो राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश में कांशीराम जी का पूरा आंदोलन, लंबा आंदोलन, महाराष्ट्र में वो तो बाबा साहब की ही कर्म भूमि है, वहां ज्योतिबा फूले से लेकर के साहू जी महाराज होते हुए बाबा साहब अंबेडकर तक एक लंबी फेरिस्त है। संविधान को लेकर के वहां ज्यादा चेतना है पहले से। उत्तर प्रदेश में पिछले 5-6 साल में जमीन पर जो चल रहा था, उसने दलितों पिछड़ों में ये चेतना पैदा कर दी थी। बाबा साहब का कोटेशन बार बार दोहराया जाता है। 1940 में उन्होंने कहा था, फिर पाकिस्तान द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा था कि हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो ये दलितों वंचितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगी। आरएसएस ने जो संविधान का विरोध किया था, संविधान बनने के 4 दिन के बाद ही वो बार बार बात दोहराई जाती, तो जमीन पर ये चीजें थी, लोगों के जेहन में थी। बीजेपी का ब्लंडर क्या हुआ कि इन्होंने कहा मैं संविधान बदलना है, और फिर राहुल गांधी ने इसको उठा लिया। उन्होंने कहा कि ये संविधान खत्म करने के लिए आ रहे हैं, इसलिए संविधान की रक्षा करने के लिए हम खड़े हैं। आज भी जो उन्होंने बात कही, तो लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इनके मन मुताबिक नतीजे नहीं मिले, बल्कि मुंह की खानी पड़ी इनको, दोनों ही राज्यों में। अब राहुल गांधी उस मुद्दे पर लगातार केंद्रित है। संविधान सम्मान सम्मेलन जगह जगह चल रहे हैं, झारखंड में भी हुए, यहाँ प्रयागराज में भी हुआ था, इस समय महाराष्ट्र में 2-3 जगह हुए। उसी में संविधान के समान एक नोटबुक दी गई थी, वहां के जो लोग आए थे, और वो सम्मेलन कोई और संस्था करवा रही है, उसमें कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी एज ए चीफ गेस्ट वहां पहुंचे हुए थे। उसी नोटबुक को देवेंद्र फडणवीस ने दिखा करके कहा कि देखिए खाली कॉन्स्टिट्यूशन यहां दिखाया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी के हाथ में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, और वो उस कॉन्स्टिट्यूशन की जो भूमिका है वो बीजेपी के जरिए जिन्हें राज्यपाल बनाया गया था उनकी लिखी हुई है। तो ये एक्चुअली इनको लोगों को भ्रमित करना है, ये सोचते हैं कि लोगों को कुछ पता ही नहीं। आज राहुल गांधी ने उसको खोल करके दिखाया कि देखिए इसमें लिखा हुआ है, और संविधान का रंग कैसा भी हो इस किताब का, ये वो किताब है जो हजारों साल के उस विचारधारा की जो प्रगतिशील विचार है, जिसमें महात्मा बुद्ध के विचार हैं, बसवन्ना के हैं, नारायण गुरु के हैं, ज्योतिबा फूले के हैं, डॉक्टर अंबेडकर के हैं, गांधी के हैं, नेहरू के हैं, संत कवियों के हैं। तो ये एक लंबी परंपरा जो संविधान में समाहित होती है, उसको खाली कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, और इसलिए कह रहे हैं कि इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो ये मोदी जी का जो उन्होंने सोचा था कि हम संविधान पर राहुल गांधी को घेरेंगे, उल्टा मामला फंस गया। अभी राहुल गांधी ऊपर दिखाते थे कि देखिए इसमें ये लाल रंग वाली जो किताब है, अब उन्होंने खोल करके दिखा दिया। मुझे लगता है कि अब ये मैटर और ज्यादा महत्वपूर्ण होगा अगर राहुल गांधी चीज को थोड़ा और आगे ले गए और बाकायदा आर्टिकल की व्याख्या करना उन्होंने शुरू कर दी, तो मोदी जी के लिए और भारी पड़ने जा रहा है। म्यूट है आपका। अच्छा, ओके। मैं ये पूछना चाह रही थी रविकांत सर, ये जो संविधान का मुद्दा है 2024 के चुनाव में तो इसने अपना असर दिखाया। उत्तर प्रदेश में तो भाजपा की बुरी हार हुई, लेकिन क्या ये संविधान का मुद्दा इस चुनाव में, महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव में या फिर उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनावों में उतना असरकारक होगा जितना उत्तर प्रदेश में हुआ था 2024 में, लोकसभा चुनाव में जितना असर किया उसने? क्या आपको लगता है काट की हांडी बार बार चढ़ेगी? देखिए, ये झारखंड में उतना असरकारी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी नहीं होगा, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जहां पिछले 10 साल से भी ये मुद्दा है बड़ा संविधान का, और चूंकि बाबा साहब मुख्य आर्किटेक्ट थे संविधान के और वो उनकी अपनी जमीन है, तो महाराष्ट्र में, और उनका परिवार के कई लोग राजनीति में हैं, वहां पे जो दलित है खास करके जो बाबा साहब के साथ जुड़ा हुआ था वो बहुत चेतना संपन्न है। तो वहां पे इस चुनाव में भी संविधान बड़ा मुद्दा है। हालांकि मैं इस बात को शुरू में कह रहा था कि
अब ये चुनावी मुद्दा नहीं होगा, एक नैरेटिव तो होगा। संविधान बचाने का जो मुद्दा है वो एक समाज में नैरेटिव तो रहेगा, लेकिन चुनाव में वोट जिताऊ, वोट हासिल करने वाला मुद्दा नहीं होगा जी। ब्लेंडर किया बीजेपी ने, ये मुद्दा नहीं बनता, मतलब वोट और दिलाने वाला ये मुद्दा नहीं बनता। लेकिन जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने अटैक किया, ये लाल रंग से आपको क्या प्रॉब्लम, जैसे हम लोग कहते हैं ना अपने गांव की भाषा में कि लाल कपड़ा दिख करके सांड भड़कता है जी। ये भाजपाई है जो लाल रंग का जो संविधान है उसको देख करके भड़क रहे। ये लोगों को बात अपील कर रही है कि ऐसा क्या है कि मोदी जी संविधान को लेकर के क्यों हमलावर है। आपने माथा भी टेका तो आप बोले ना कि हम तो सम्मान करते हैं संविधान का, लेकिन बार बार ये कहना खाली किताब है, ये कहना कि वो लाल रंग की किताब है, ये तो आप अपमान कर रहे हैं। और जैसे ही महाराष्ट्र में आप संविधान का अपमान करते हैं तो संविधान के आर्किटेक्ट बाबा साहब का अपमान उससे जुड़ता है। और फिर तो महाराष्ट्र की वो जमीन है, बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं है, ये तो इन्होंने कर दिया कि साहब नहीं, वो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा, ओबीसी के लिए, तो वो हर समाज के लिए, श्रमिकों के लिए। महाराष्ट्र में सिर्फ दलित ही नहीं, वो ऐसी धरती है जहां बाबा साहब से हर समाज अपने आप को एसोसिएट करता है। तो जब आपने कहा कि वो खाली है, जब आपने कहा कि वो लाल किताब है, इसका असर महाराष्ट्र में दिख रहा है, जिसको मैं पहले नहीं देख पा रहा था। मैं इसको स्वीकार करता हूं कि शुरू में मैंने कहा था कि इसका असर अब चुनावी नहीं होगा, लेकिन ये नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस की अपनी गलती से महाराष्ट्र में ये मुद्दा बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, माने वोट जिताऊ नहीं, वोट हासिल करने वाला नहीं होगा, और झारखंड में भी उतना असरकारी नहीं। अच्छा रविकांत सर, मोदी योगी का नारा रिपीट नहीं करना चाहते, अपना एक अलग नारा लेकर के आ गए। अजीत पवार अपनी सीटों पर, अमित शाह, योगी और मोदी का प्रचार नहीं चाहते, इन लोगों को अपनी सीटों पर देखना नहीं चाहते। कहते हैं कि जहां पर अजीत पवार के उम्मीदवार होंगे वहां शाह गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के खिलाफ अजीत पवार के लोग खड़े हो जाते हैं। एकनाथ शिंदे अंदर अंदर बीजेपी की जड़ें काट रहे हैं। महायुति का भविष्य क्या देख रहे हैं सर आप? देखिए, महायुति का भविष्य तो अधर्मय है, आपस में सिर्फ उटौवल जारी है। 288 कुल सीटें हैं जिस पर इलेक्शन होना है 20 तारीख को। 159 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, 149 पर। 59 सीटों पर अजीत पवार की पार्टी चुनाव लड़ रही है, और 81 सीटों पर एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी शायद 3 सीटें ऐसी हैं जिन पर उनके सहयोगी चुनाव लड़ रहे हैं, रामदास अठावले और कुछ लोग और। यहां पर क्या है ना कि एक जैसे एमबीए में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, आपस में एक दूसरे का सहयोग भी है। राहुल गांधी सब जगह प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, संविधान का मुद्दा सबके लिए है। और इधर प्रॉब्लम क्या है कि अजीत पवार ने, हमको जरूरत नहीं है योगी आदित्यनाथ, अमित नरेंद्र मोदी की जरूरत नहीं। तो अब बटेंगे तो कटेंगे। जब आप ये कहते हैं तो अजीत पवार का कौन सा वोट बैंक है जो शरद पवार का रहा है, यानी जो सेकुलर वोटर है। अब सेकुलर वोटर में कुछ लोगों को लगता है केवल मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है। सेकुलर वोटर में दलित भी है, पिछड़ा भी है, और जो इस देश में विभाजन धर्म के आधार पर नहीं चाहता वो सब है, कोई भी हो, आदिवासी भी है, क्रिश्चियन भी है। तो वही उनके पास वोट बैंक है जिसमें पलीता लगा रहे हैं योगी जी। नरेंद्र मोदी संविधान के खिलाफ बात कर रहे हैं कि लाल किताब है, खाली किताब है, तो इससे और नुकसान हो रहा है अजीत पवार। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको जरूरत नहीं। एकनाथ शिंदे की तो हालत क्या हो गई, अमित शाह ने तो मंच पे कह दिया कि अभी तो मुख्यमंत्री और शिंदे जी हमारे हैं, कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे कौन जानता है। तो महायुति गठबंधन में इस समय चेहरा भी नहीं है कि कौन होगा जी। दूसरा, आपस में ही खींचतान जारी है। और इधर अजीत पवार के एक उनके सबसे करीबी लोगों ने तो कह दिया है कि हम आने वाले भविष्य में जरूरी नहीं है कि महायुति में ही रहे, कहीं भी जा सकते हैं।
इधर बीजेपी की नेत्री उन्होंने भी कह दिया है कि हम इस नारे से इत्तेफाक नहीं रखते। तो खांटी भाजपा के लोगों से लेकर के अजीत पवार तक वो नारों से तौबा कर रहे हैं, इन नारों से। मुझे लगता है कि इन नारों की वजह से बीजेपी और महायुति गठबंधन में जो एक तरह का दंगल शुरू हुआ है, वो महायुति गठबंधन के भविष्य को प्रश्नांकित करता है। बीजेपी की चाल क्या है, इसको अजीत पवार समझ रहे हैं, एकनाथ शिंदे समझ रहे हैं। बीजेपी ने जिन पार्टियों के साथ, छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया, वो उनको समूचा निगल गए। केवल नीतीश कुमार को हम छोड़ दें तो इस देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको बीजेपी ने खत्म ना कर दिया हो, या तो वो अलग हो गए हो। शिवसेना महाराष्ट्र में बड़ा भाई थी, ज्यादा सीटें उसको मिलती थी। शिवसेना का पूरा भविष्य खत्म करने पर आमादा हो गई थी बीजेपी, तो उनको जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा, तब बच पाए उद्धव ठाकरे। शिवसेना तोड़ ही दी, अजीत पवार को लेकर के आए। अब अजीत पवार को भी खत्म कर देना है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी खत्म कर देना है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है। अब देखिए, ठाकरे परिवार में एक दूसरे भाई को ले आए, किसको काउंटर करने की, शिवसेना को काउंटर करने, राज ठाकरे को। राज ठाकरे करें देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। तो आपस में कहीं कोई तालमेल नहीं है, कहीं कोई समन्वय नहीं है, और इसको महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हिंदुत्व ही एकमात्र मुद्दा है उनके पास, बीजेपी के पास। ये मुद्दा भी फेल कर रहा है। तो क्या ये कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी आगे बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र में? इसमें कोई संदेह नहीं है। महाविकास आघाड़ी आज नहीं, लोकसभा चुनाव आप देख लीजिए जी, 30 से ज्यादा सीटें वो महाविकास आघाड़ी को मिली थी। और गलती क्या हो गई कि जो संविधान वाला इशू इस बार नहीं होना चाहिए था, उसको बीजेपी ने मजबूत कर दिया, देवेंद्र फडणवीस और मोदी जी ने मजबूत कर दिया। इनके पास एक ही मुद्दा है, आपके पास सरकार जब बनी आपकी, उसका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं जी। गुजरात सारी कंपनियां आप लेकर के चले गए। एक और जो केस खुल गया, अजीत पवार ने जो इंटरव्यू दिया अडानी कि साहब 5 साल पहले जो सरकार बनी 2019, जिस पर चर्चा हो रही थी, भोर में जो अचानक जिसमें हम लोग सुबह सुबह जागते हैं, पता लगा कि महाराष्ट्र में दूसरी सरकार बन गई। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, अजीत पवार डिप्टी सीएम हो गए। बाद में गच्चा दिया, शरद पवार के साथ फिर से आ गए अजीत पवार। और अजीत पवार ने खुलासा किया कि उसकी बैठक उस सरकार को बनाने की दिल्ली में एक व्यवसायी के घर पर हो रही थी, हमारे अडानी साहब के घर पर हो रही थी। बाद में कैसे सरकार उद्धव ठाकरे की गई, ये सबको मालूम है। और मैं तो ये भी देख पा रहा हूं कि आने वाले समय में, जिसका जिक्र नहीं किया, वो बैठकें हुई होंगी कि कैसे सरकार गिरानी है। तो ये अडानी साहब सरकार बना रहे हैं। विपक्ष ने तो आरोप लगा दिया है, प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर के और कई और लोगों ने, उन्होंने कहा कि ये एकनाथ शिंदे की सरकार नहीं है, अडानी सरकार चल रही है। मुंबई एयरपोर्ट का ठेका आपके पास है, धारावी की जमीन आपके पास है, सारा प्रोजेक्ट आप उठा करके ले गए महाराष्ट्र। यही पूछना चाह रही थी कि अजीत पवार के इस खुलासे के बाद चुनाव में, महाराष्ट्र के चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है, जबकि विपक्ष ये मुद्दा भरपूर तरीके से उठा रहा है कि महाराष्ट्र को उद्योगपतियों के हाथ में सौंपने की पूरी तैयारी हो रही है। देखिए प्रज्ञा जी, ये इशू पहले से था जी, जो अभी सामने नहीं आया था। पिछले 2 साल से, जब से सरकार गई और उद्धव ठाकरे इस पर लगातार अटैक कर रहे थे, संजय राउत खास करके। और वो अटैक किया था कि बहुत सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से निकल करके चले गए गुजरात में, पीएमओ के हस्तक्षेप से जा रहे थे। अब ये भी खुलासा हो गया है। और इधर प्रोजेक्ट गए और अडानी साहब को मुंबई में सब कुछ मिल रहा है, एयरपोर्ट का ठेका, धारावी की जमीनें। और वो महाराष्ट्र जो कभी 1 नंबर पर हुआ करता था इकोनॉमी में, वो 6ठे नंबर पर चला गया। सरकार टूटी, एक आपकी शिवसेना को तोड़ दिया गया, शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया गया, सरकार बना ली गई। और ये सरकार थी दरअसल दिल्ली से चल रही थी,
ये सरकार शिवसेना की नहीं थी। मुख्यमंत्री शिंदे केवल नाम मात्र के मुख्यमंत्री थे, अजित पवार नाम मात्र के डिप्टी सीएम थे। सरकार तो गुजरात लॉबी के इशारे पर काम कर रही थी। ये मुद्दा जमीन पर पहले से था कि यहां बेरोजगारी जो हो रही है उसका कारण प्रोजेक्ट चले जाना, छिन जाना है, और महाराष्ट्र को एक तरह से गुजराती उपनिवेश में तब्दील कर दिया गया। तो गुजराती अस्मिता बनाम मराठी अस्मिता, ये मुद्दा जमीन पर पहले से था, पहले से है। अब क्या हुआ, इसको खुद स्पष्ट कर दिया अजित पवार ने। अब अजित पवार कहां खेल रहे हैं किसी को नहीं पता। वो खुद कहते हैं कि शरद पवार ऐसे नेता है कि उनके मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता, उनकी बेटी भी नहीं, उनकी पत्नी भी नहीं। अजित पवार ने कहा कि मेरी चाची भी नहीं जानती कि क्या चल रहा है जी। लेकिन अब अगर मैं पूछूं कि अजित पवार के मस्तिष्क में क्या चल रहा है, कि आप तो बैंड बजा रहे हैं मोदी जी के बैठे बैठे जी। कि ये सरकार तो साहब अडानी जी ने बनाई थी, अडानी जी के लिए चल रही थी और अडानी जी चला रहे थे। डेमोक्रेसी की परिभाषा में है ना, पूरी दुनिया समझ रही है रविकांत सर। बिल्कुल, जो डेमोक्रेसी की परिभाषा है ना कि लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के लिए जो सरकार है, अब अडानी बना रहे हैं, अडानी चला रहे हैं, अडानी अपने लिए चला रहे हैं। ये महाराष्ट्र की स्थिति है और इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो इंटरव्यू है अजित पवार का, ये महायुति गठबंधन के लिए एक तरह के सुसाइड, अच्छा, आत्महत्या की तरह। संविधान का इशू तो चल ही रहा है, ये आत्महत्या की तरह का पूरा है। और मुझे लगता है कि अब आप ये लास्ट कॉल मान लीजिए कि जहां से इलेक्शन बदल चुका है पूरे तरीके से, अब केवल बीजेपी के पास मशीनरी है, उसमें चुनाव आयोग भी है, उसमें वोटर लिस्ट में जो नाम काटे गए हैं उसका असर होगा ही, हो क्या सकता है, होगा ही। और ईवीएम में, चूंकि मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, मेरे पास कोई इस तरह के सबूत नहीं है, लेकिन पैसा, एक पत्रकार हो, चूंकि अशोक भाऊ को हम सब जानते हैं, अशोक वानखेड़े ने खुलासा किया है कि 3400 करोड़ रुपया एक पूंजीपति ने झोंक दिया है बीजेपी के जरिए महाराष्ट्र में। अब केवल बीजेपी के पास यही 2-3 चीजें बची है, पैसा, मशीनरी, चुनाव आयोग क्या करेगा, और जिस तरह के भाषण हो रहे हैं, अब लगता है आपको, हमको कि साहब चुनाव आयोग बचा है, कोई चुनाव आचार संहिता बची है? कोई आचार संहिता नहीं है, कोई चुनाव आयोग नहीं है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन बन चुका है और वही पूरी मदद कर रहा है। विपक्ष केवल लोगों के बलबूते चुनाव लड़ रहा है ना, उसके बाद कांग्रेस के तो अभी भी अकाउंट सीज है। शरद पवार का आप कह सकते हैं कि एक बहुत दिग्गज, बहुत अनुभवी, बहुत वरिष्ठ नेता जो 83-84 के हैं शायद, वो व्यक्ति चुनाव के मैदान में जब जाएगा तो उसकी अपील बहुत मायने रखती है। और एक लड़ाका कैडर उद्धव ठाकरे के पास है, वो उन्होंने कहा आप परेशान कर रहे हैं कि साहब आपके सामान की जांच होगी, आपको डिले करवाना है, रैलियां कम हो। उद्धव ठाकरे ने उसका भी एक्सपोज कर दिया कि किसी की हिम्मत है क्या कि मोदी जी के हेलीकॉप्टर की जहां तलाशी ले सके। ये भी फेल हो गया मुद्दा, और इसको उन्होंने अपने मराठी अस्मिता के साथ जोड़ दिया। तो मुझे लग रहा है कि एक एक करके सारे मुद्दे बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं महाराष्ट्र में, चाहे वो अजीत पवार का इंटरव्यू हो, चाहे संविधान का मामला हो, चाहे ये अडानी का हो, चाहे उद्धव ठाकरे को रोका जाना हो। और इससे मुझे लगता है कि 20 तारीख के पहले ही बहुत कुछ फैसला हो चुका है। बस मैंने कहा कि चुनावी मशीनरी अब कितना खेल करती है ये देखना पड़ेगा। अच्छा सर, झारखंड में अमित शाह ने ये बात कही कि हेमंत सोरेन की सरकार बांग्लादेशियों को बुलाकर घुसपैठ करवा रही है। तो सर, क्या देश की जो सीमाएं हैं, बॉर्डर्स की जिम्मेदारी, बॉर्डर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के हाथ में है कि झारखंड के मुख्यमंत्री के हाथ में है? इसीलिए मुझे हंसी आ रही जब आप कह रहे हैं, इसका मतलब है कि गृह मंत्री निकम्मा है और अर्धसैनिक बलों का सबसे ज्यादा अपमान है। सिर्फ निकम्मेपन का सवाल नहीं है,
सही, बिल्कुल। आप बॉर्डर सिक्योरिटी में जो हमारे सैनिक तैनात हैं उनका आप बड़ा अपमान कर रहे हैं। कि आप झारखंड के सरकार के इशारों पर वो काम कर, तब जब झारखंड की सीमाएं लगती नहीं है बांग्लादेश से, तब बिल्कुल नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती। तो आप अपमान कर रहे हैं सैनिकों का, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा है तो दरअसल ऐसा कुछ है नहीं, ये हम सब जान रहे हैं। वो घुसपैठियों का मुद्दा बना करके अब हिंदू मुसलमान के नाम पर अब डायरेक्ट अब कहने की जरूरत नहीं है उनको, अब दूसरे ढंग से डराना है। इन 10 सालों में हिंदू मुसलमान का जो फिनोमिना इन्होंने चलाया था उससे लोग ऊब चुके हैं, उस सच को जान गए। तो अब बांग्लादेशी, पहले पाकिस्तान का ज्यादा नाम होता था, अब बांग्लादेश का। अरे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को तो आप घर में बिठाए, उस पर जवाब आप देंगे कि नहीं देंगे? कहां से घुसपैठ हो रही, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, किसी मुख्यमंत्री के अधीन नहीं आते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, हमें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपका फेलियर है, मोदी सरकार का फेलियर है, अमित शाह की जिम्मेदारी है। और अमित शाह को तो इस्तीफा देकर के चुपचाप घर बैठ जाना चाहिए, भाषण देने के बजाय। बिल्कुल, फिर तो निकम्मी ऐसी सरकार, नाकाबिल। बिल्कुल, एकदम। बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।